अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कशीदगी में कमी के बाद पाकिस्तान और भारत सिफारती मुहाज पर खुसूसी तौर पर तवज्जो दे रहे हैं, दुनिया में बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान का दौरा मुकम्मल करके अज़रबैजान पहुंच गए हैं। वहां से उन्होंने ताजिकिस्तान भी जाना है। इसलिए भारत में ये तनकीद बढ़ रही है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म खुद सिफारती तौर पर मुतहर्रिक हैं, गैर मुल्की दौरे कर रहे हैं, मगर भारत ने सिर्फ अपने वफ्द भेजे हैं, वो भी कांग्रेस की सरबराही में एक वफ्द भेजा है। मगर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस मौके पर मुल्क के अंदर अपनी सियासत चमका रहे हैं। वो ना तो मकामी या आलमी मीडिया का सामना कर रहे हैं और ना ही पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के मुतासरीन से मिलने जा रहे हैं, ना अपोजिशन के सवालों का जवाब दे रहे हैं और ना ही अपोजिशन के पुरजोर मुतालबात के बावजूद पार्लियामेंट का इजलास बुलाने को तैयार हैं, मगर जलसों में वोट मांगने के लिए तकरीरें कर रहे हैं, पाकिस्तान को रोज एक नई धमकी दे रहे हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी पर भारत में तनकीद का सिलसिला मजीद बढ़ रहा है। दूसरी जानिब कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई और सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की, जिसके बाद ईरानी सुप्रीम लीडर का गैर मामूली बयान सामने आया। उन्होंने एक्स पर अपने बयान में लिखा कि हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग के खात्मे पर खुश हैं। उम्मीद है कि दोनों ममालिक के इख्तलाफात पुरअमन तरीके से हल हो जाएंगे। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान हमेशा गर्म जोशी और भाईचारे पर मबनी ताल्लुकात रहे हैं। ईरान पर सद्दाम की जानिब से मुसल्लत करदा जंग के दौरान पाकिस्तान का अच्छा मौक़िफ़ इस भाईचारे की एक मिसाल है। आयतुल्ला खामनाई के बयान के मुताबिक फ़लस्तीन के मामले में पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत उम्दा रहा है। अगरचे इस्लामी ममालिक को इसराइल से ताल्लुकात कायम करने के लिए अक्सर तरगीबात दी जाती रही हैं, लेकिन पाकिस्तान कभी भी उनके ज़ेर असर नहीं आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद सिफारती सतह पर मुतहर्रिक हैं, दोस्त ममालिक के दौरे कर रहे हैं, मगर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने ही अवाम में बयानियां बनाने में मसरूफ़ हैं और मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ सियासी और धमकी आमेज़ बयानात दे रहे हैं। कल उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को बराह रास्त धमकी दी, जिसके बाद आज वो मजीद एक कदम आगे बढ़ गए हैं। आज गुजरात में खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने सिंध-तास मुआहदे को भारत की गलती करार दिया और कहा कि अभी तो मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं है, अभी हमने मुआहदे पर अमल दरामद रोक दिया है, तो वहाँ पसीना छूट रहा है। बदले में खून की नदियां बहती है। मैं नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं, देश को कैसे बर्बाद किया गया है। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा। सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2% 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। इससे पहले कल गुजरात में ही जलसे से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी अवाम को धमकी दी थी कि सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। इस पर भारत में अपोजिशन जमात कांग्रेस तनकीद कर रही है, मजाक उड़ा रही है और कह रही है कि वज़ीर आज़म मोदी बॉलीवुड अदाकारों की डायलॉग बाजी कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे उसका तो जिक्र करना भी मुझे लगता है, एक इस गंभीर विषय पर उनका जिक्र करना मुझे लगता है बहुत मजाकिया हो जाए, और ये मजाकिया विषय है नहीं। जिस तरह से वो कभी प्रेम चोपड़ा की तरह, कभी परेश रावल की तरह डायलॉग्स दे रहे हैं, साहब जा जाकर ये सिंदूर है, इसमें रगों में मांग क्या है, खून है, गर्म है, ठंडा है, और गोली खाओ, रोटी खाओ। ये प्रधानमंत्री है, ये प्रधानमंत्री है देश के। नरेंद्र मोदी की तरफ से पाकिस्तानी अवाम को धमकी पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। दफ्तर खारजा के बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के गुजरात में दिए गए बयान का नोटिस लिया है, जो एक एटमी रियासत के सरबराह से मुतवक्के जिम्मेदाराना तर्ज-ए-अमल के बजाय किसी इंतखाबी मुहिम का थिएटर लग रहा था। भारतीय वज़ीर आज़म के बयान में नफरत पर मबनी तशद्दुद पर उकसाने की झलक न सिर्फ
इस बयान के मवाद की वजह से इंतहाई काबिल तशवीश है, बल्कि इसकी वजह से पहले से कशीदगी के शिकार खित्ते में खतरनाक रिवायत कायम हो रही है। दफ्तर खारजा के बयान के मुताबिक हमें भारतीय क़यादत की मुसलसल गिरती हुई मैच्योरिटी और डेकोरम पर गहरी तशवीश है। आलमी बिरादरी भारत के बढ़ते हुए इश्तियाल अंगेज बयानिए का संजीदगी से नोटिस ले, जो खित्ते के इस्तेहकाम और देरपा अमन के इम्कानात को कमज़ोर कर रहा है। भारतीय वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया तो बना रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट भी ले रहे हैं, जल्द से जुलूस और रैलियां भी कर रहे हैं, मगर उन्होंने पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के मुतासरीन से मुलाकात तक नहीं की है। इस पर कांग्रेस नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी से मवाजना कर रही है और तस्वीर शेयर करके बयानिया बना रही है कि प्यार और PR में फ़र्क साफ है। इसी तरह खुद कश्मीरी अवाम भी शिकवा कर रहे हैं कि राहुल गांधी तो कश्मीर का दौरा करने आए, ऑपरेशन सिंदूर के मुतासरीन से भी मिले, मगर वज़ीर आज़म मोदी न ऑपरेशन सिंदूर के मुतासरीन से मिलने आए हैं, ना ही कोई जिक्र कर रहे हैं। क्या ही बोलूं मैं, आज आपको पता होगा कि आज राहुल गांधी यहाँ पे आए थे। हाँ, आए थे। हाँ। मिले थे सबसे। हाँ, तो उन्होंने जो जितनी भी विक्टिम्स की फैमिलीज थी उन सभी को वो मिले और मतलब यही बहुत बड़ी बात थी कि वो यहाँ पे आए एंड उन्होंने जो ये इनोसेंट पब्लिक थी उनको देखा, उनसे बातचीत की कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ रही हैं। आप यहाँ अब तक कौन कौन आया? अब तक काफी जो है मिनिस्टर्स वगैरह, मतलब कि अगर आप बोलो कि जो ये भारत सरकार है वहां से तो अभी तक कोई नहीं आया, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को आना चाहिए था, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं या फिर हमारे होम मिनिस्टर हैं, उनको यहाँ पे आना चाहिए था और यहाँ की कंडीशन देखनी चाहिए थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो यहाँ की कंडीशन हुई उसको एटलीस्ट उनको आके देखना चाहिए था, लेकिन उनमें से यहाँ पे कोई नहीं आया। ये बहुत एक दुख की बात बोल सकते हो, क्योंकि वो इसका जिक्र भी नहीं कर रहे कि इनके ऑपरेशन के बाद यहाँ पे क्या क्या चीजें लोगों को फेस करनी पड़ रही। मगर सिर्फ खुद वज़ीर आज़म मोदी ही अवामी तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज करके अपनी तशहीर में मसरूफ़ नहीं है, बल्कि बीजेपी के रहनुमा और कारकुन भी उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के हीरो के तौर पर पेश कर रहे हैं। बीजेपी की मध्य प्रदेश हुकूमत के डिप्टी वज़ीर आला जगदीश देवड़ा ने तो यहाँ तक कह दिया कि वज़ीर आज़म मोदी ने जो जवाब दिया है उसके बाद पूरा भारत भारतीय फौज और फौजी वज़ीर आज़म मोदी के कदमों में गिरे हुए हैं। भारत में इस बयान को भारतीय फौज की तौहीन करार दिया जा रहा है और बीजेपी और वज़ीर आज़म मोदी पर व्लॉगर्स और अवाम कड़ी तनकीद कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है, उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। क्यों ये स्टेटमेंट कितनी सही है कितनी गलत है ये मैं अपनी जनता की जजमेंट पे छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल है, मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्यों गिरे हम उस आदमी के चरणों में? ऐसा क्या किया है उन्होंने कि हम सारों को उनके चरणों में गिर जाना चाहिए? क्या किया है आपको नहीं पता है, लेकिन पाकिस्तान में जो अर्थक्वेक आ रहे हैं रेगुलरली, वो मोगली जी अपने हाथों से टेक्टोनिक प्लेटें हिला रहे हैं। ये बयान हमारी आर्मी के लिए तो घनघोर डिसरिस्पेक्टफुल है ही, लेकिन ये उन लोगों के लिए भी बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है जिन लोगों ने पिछले कुछ दिनों में ये दो कंट्रीज के बीच के तनाव में अपनी जान गंवाई है। पहले पहलगाम हमले में हमारे 28 लोग मारे गए, उसके बाद पाकिस्तान की शेलिंग में हमारे 22 लोग मारे गए। हमारा कितना पैसों का नुकसान हुआ है पाकिस्तान पे अटैक करने में किसी को पता नहीं। हमारा कितना डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ है किसी को कुछ पता नहीं। हमारी सीज फायर किसने करवाई है ये अभी तक क्लियर नहीं है। सीज फायर क्यों हुई है यही किसी को नहीं पता। हमने कहां पे हमले किए हैं, हमारे कहां पे हमला हुआ है किसी को पता नहीं है। कितने लोग शहीद हुए हैं इसका कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है। ये आदमी आया टेलीप्रॉम्प्टर से स्पीच पढ़ी चला गया, मैं इसके चरणों में क्यों? गिव मी वन गुड पॉइंट, गिव मी वन वैलिड पॉइंट, मैं इस आदमी के चरणों में गिरूं। तुम लोगों को जिसको अपना बाप मानना है, जिसको अपना भगवान मानना है मानो, लेकिन ये उम्मीद मत रखो ना कि सारे भारतवासियों की गोबर बुद्धि होगी तुम्हारे जैसी। अब नया बयान मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का आया है। उनका कहना है कि पूरा देश, सेना और सैनिक पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। अब मैं सच में कंफ्यूज हूं कि भाजपा के नेता खुद मूर्ख हैं या वो पूरे देश को मूर्ख समझते हैं। उन्हें क्या लगता है ये देश और देश की जनता उनकी बपौती है? वो खुद को राजा और जनता को प्रजा समझने लगे हैं क्या? भारतीय सेना देश की सेना है, किसी भाजपा नेता की सेना नहीं है। और जिसे इस तरह का कोई भी भ्रम हो वो अभी इसी वक्त दूर कर ले। भाजपा के सभी नेताओं को ये बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस देश के मालिक नहीं, सेवक हैं और उन्हें खुद इस देश की सेना, सैनिकों और देशवासियों के चरणों में नतमस्तक होना चाहिए। अगर किसी भी भाजपा नेता को मेरी बात से कोई ऐतराज हो तो उसे इसी वक्त स्वयं मोदी जी से ये बात कंफर्म कर लेनी चाहिए कि किसके चरणों में कौन नतमस्तक है। साथ ही भारतीय हुकूमत और मीडिया ये दावा कर रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, लेकिन खुद
भारतीय दिफाई तज्जियाकार अजय साहनी ने मारूफ भारतीय सहाफ़ी करण थापर के साथ इंटरव्यू में भारतीय मीडिया के इस दावे को मजे का खेज करार दे दिया कि भारत ने पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के 20% असासे तबाह कर दिए हैं। The Indian Express quite separately has claimed that 20% of Pakistan's Air Force infrastructure has been destroyed. Has 20% of Pakistan's Air Force infrastructure been destroyed as the Express has claimed, or is that a bit exaggerated? Well, the very expression "a bit exaggerated" is a bit exaggerated. I mean, it's a ludicrous claim. Mostly what we have seen is not the destruction of core assets. There may have been a couple of strikes where they have in fact managed to hit their air defense systems, but by and large what we've seen is runways having been blown up and things like that. Those things are not of any great cost. हालिया तनाज़े में पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की बढ़तरी के बाद भारत में पाक चीन दोस्ती और अस्करी ताउन पर नई डिबेट शुरू हो गई है और पाकिस्तान और चीन को भारत के लिए मुश्तरका बड़ा खतरा करार दिया जा रहा है। हालिया तनाज़े के बाद से भारतीय मीडिया और तज्जियाकार मुसलसल ये खबरें दे रहे हैं कि अगस्त 2025 में 50% डिस्काउंट पर चीन की तरफ से पाकिस्तान को J-35A स्टेल्थ जेट्स फराहम किए जाएंगे। पाकिस्तान को चीन से 40 J-35 लड़ाकू विमान मिल सकते हैं। पहले 2 साल के अंदर फाइटर जेट देने की डील थी, लेकिन भारत पाकिस्तान के तनाव को देखते हुए चीन इसी साल इस विमानों की डिलीवरी कर सकता है और पाकिस्तान के पायलट इन्हें उड़ाने की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। पाकिस्तानी वायुसेना के अधिकारियों का दावा यह है कि J-35 विमान के आने से पाक वायुसेना बहुत मजबूत हो जाएगी। ये चीन का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है। 2 इंजन वाले एयरक्राफ्ट को एक ही पायलट उड़ाता है। स्पीड इसकी 1400 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। 1250 किलोमीटर तक हमले की क्षमता है। एक फाइटर जेट में 12 मिसाइलें लगा सकते हैं। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल होती है, हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल भी इसमें लगती है। 500 किलोग्राम के बम के साथ हमला करने में सक्षम है। ये 30 छोटे बम के साथ भी उड़ान भर सकता है। China is all set to deliver 5th generation stealth fighter jets to Pakistan. First batch of 30 5th generation J-35 to arrive in Pakistan by August 2025. China offered 50% discount rate to Pakistan. The sources claim that China is happy with Pakistan's Air Force's performance against India. Now China is offering 50% discount on J-35A. According to the initial agreement, Pakistan is scheduled to begin receiving the first batch by August, marking the first known export of 5th generation fighter aircraft by China. According to some intel sources, reports indicate that a cohort of Pakistan Air Force pilots has already been dispatched to People's Liberation Army Air Force headquarters in Beijing for operational conversion training on the J-35A platform. On the other hand, China authorized authorities have decided to invest $25 billion more in Pakistan civil and military infrastructure. ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का दावेदार भारतीय मीडिया खुद मान रहा है कि चीन पाक फ़िज़ाइया की कारकर्दगी से बहुत खुश है और ये दावा कर रहा है कि चीन इसीलिए 50% डिस्काउंट पर J-35 जेट्स पाकिस्तान को देने जा रहा है और पाकिस्तानी पायलट्स पहले ही ट्रेनिंग के लिए चीन पहुंच चुके हैं। खुद भारतीय मीडिया बता रहा है। सिर्फ यही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया के साथ साथ भारतीय मीडिया में पाकिस्तान और चीन के ताउन पर तबसरे हो रहे हैं, जिसका भारत हालिया तनाज़े में अंदाजा ही नहीं लगा सका। भाई हमने अपने सिस्टम्स को पुख्ता करने की कोशिश की, हमने अपने वॉरफेयर जो एरियल वॉरफेयर है उसमें हमने इन्वेस्ट किया, जैसे हमने राफेल में करोड़ों रुपए लगाए। लेकिन चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर एक ऐसे नेटवर्क, एक ऐसे इनविजिबल नेटवर्क को, जो कि दिखता नहीं है, और हमारे पायलट उसी में शायद फंस गए। टेलीग्राफ की स्टोरी ये कहती है कि देयर वाज एन इनविजिबल नेटवर्क ऑल अराउंड बिकॉज ऑफ विच हमारे पायलट समझ नहीं पाए। तो क्या अब हमारा जो राफेल है, जो इतनी बड़ी हमारी शान का एक प्रतीक बन गया था, क्या वो राफेल भी फेल हो गया इस किल नेटवर्क के आगे? ये जो अनदेखा सा जो नेटवर्क चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया, क्या राफेल उसके आगे फेल हो गया? लगता तो यही है कि हमारे राफेल जो सबसे सोफिस्टिकेटेड माने जाते थे और काफी महंगे एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स हैं, वो मुकाबले नहीं आए और उनको ऑलमोस्ट ग्राउंड कर दिया गया है बोल के। तो ये जो है बहुत ही चिंताजनक बात है और हम एयर सुपीरियरिटी की मान के चलते थे कि हमारे पास सबसे अच्छे फाइटर पायलट्स हैं और स्किल्ड पायलट्स हैं, टेक्नीशियंस हैं वगैरह वगैरह बोल के। लेकिन अब पता चल रहा है कि चाइनीज जो है वो हमारे से स्मार्ट निकले और पाकिस्तानी पायलट्स भी इसको अच्छी तरह इंटीग्रेट करके ट्रेनिंग से लेके यूज करने लगे और हमें चौंका दिए। यही पॉइंट था कि सीज पर हमें मजबूरन एक्सेप्ट करना पड़ा। साथ ही मारूफ भारतीय दिफाई तज्जियाकार प्रवीण स्वानी ने यहां तक कह दिया है कि पाकिस्तान उस दिन हारेगा जिस दिन चीन हारेगा और भारत चीन को नहीं हरा सकता।
पाकिस्तान उस दिन हारेगा, मैं आपको बताऊं, जिस दिन चीन हार जाएगा। ये आप बात मान के चल लीजिए, ये वो पाकिस्तान नहीं है। अब पाकिस्तान मिलिट्री टर्म्स में तब हारेगा जब चीन हारेगा, और आप चीन को नहीं हरा सकते। बात खत्म। प्रवीण स्वामी ने एक और तस्वीर में यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी ने 2019 में आर्टिकल 370 के तहत कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म करके चीन और पाकिस्तान को मजीद करीब कर दिया और मिलिट्री ताउन मजीद बढ़ा दिया। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती थी और वजीर आजम मोदी को पता होना चाहिए था कि कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के क्या असरात होंगे और चीन और पाकिस्तान मजीद करीब आ जाएंगे। See, everything started on the 5th of August 2019 when the Modi government revoked 370 and 35A articles from Jammu and Kashmir. Now that is what brought China and Pakistan in a military embrace publicly. They already were helping, China was always helping Pakistan, but this was a very public thing that happened. And the evidence of that is that right from that day, regularly all senior people of the Chinese leadership, starting from President Xi Jinping, have said that we support, that China supports Pakistan's security and territorial integrity. Now, in India, the Prime Minister's security team should have understood the implication of that, and the implication was very simple, that it will no longer be about India and Pakistan. It will no longer be about India in a two-front war, separate Pakistan, separate China. It would now be one front reinforced war. So it is the Pakistan military which will be in the lead, totally supported by all the capabilities of the People's Liberation Army without PLA showing its hand. I mean, this is something that I have been arguing right from that day, that look, your threat is not what you think it is, because I have heard our top military leadership say these threats. No, the threat has changed, and this changed threat has a serious implication. आज जैसे भारत में नरेंद्र मोदी पर अमेरिका को जवाब ना देने पर तनकीद और तंज हो रहा है, तो वैसे ही कुछ अर्से पहले चीन को जवाब ना देने पर उनका मजाक उड़ाया जाता था। देखिए, इंडियन मीडिया ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी सर्कस का ही मंजर पेश करता था। भारत की जनता की औकात पूछ रहे हो? क्यों बताता हूं। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी पटकनी थी। नरेंद्र मोदी जी वो शेर है, जब दहाड़ते हैं ना तो पूरा विश्व जान जाता है भारत की ताकत। बस एक बार चीन का नाम लेकर दहाड़ दे ना बोले। चीन ने अतिक्रमण किया है, ये कहकर दहाड़ दे, ये चैलेंज देती हूं मैं आपको। दहाड़े चीन का नाम लेकर नरेंद्र मोदी। ये गलत है, ये इनकी आदत है, ये इनकी आदत है। वहां म्याऊं म्याऊं करने लगते हैं, दहाड़ना भूल जाते हैं। मैं हमेशा राहुल गांधी आ गया भैया, कहाँ है? अरे ऐसे ही चीन पर बोलते हैं मोदी जी। राहुल चीन का नाम लेके म्याऊं म्याऊं करते ना बोले। मैं आपको देखिए, ये मनाजिर देखने को मिलते थे। नरेंद्र मोदी धमकियां दे रहे हैं हमारे साथ। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया में शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ज़ाहिर कांग्रेस भी तनकीद करी है मोदी साहब पर कि बतौर वजीर आजम उन्हें ये बातें जचती नहीं हैं, जेब नहीं देती हैं, मगर वो रुक नहीं रहे हैं। कल उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों से कहता हूँ कि सुख चैन की ज़िंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है। आज उन्होंने कहा कि सिंतास मुआहदा तो भारत के लिए बहुत बड़ी गलती थी, अभी तो मैंने मुआहदे पर अमल दरामद रोका है तो वहाँ पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं, आगे देखिए मैं क्या करता हूँ। ये बढ़े जा रहे हैं आगे। शाहजेब, ये बंदा अल्टीमेटली अपनी औकात पे आ गया हुआ है। ये तारीख में इस किस्म के हादसात होते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो कौमों की जो है वो टॉप पे कोई वज़ीर आज़म बन जाता है, कोई बादशाह बन जाता है, कोई और बन जाता है। ये इट्स अनफॉर्चुनेट कि ऐसे लोग जो हैं वो जब पावर में आ जाएं तो ना सिर्फ अपने मुल्क का बल्कि दुनिया का जो है अमन जो है उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं। आपके सामने दूसरी मिसाल जो है नेतन्याहू की है कि उसने जिस तरह इस वक्त कसाई का एक रोल अदा कर रहा है वो हमारी दुनिया की हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन जो मोदी कह रहा है वो देखें, उसके साथ जो 3-4 दिन में हुआ है वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। ये मेरा ख्याल है हिंदुस्तान में कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन वो अपने तकब्बर, अपने जोन, अपनी एरोगेंस में उसका ख्याल था कि इट विल बी ए वॉक ओवर, एंड इट वाज नॉट ए वॉक ओवर, इट वाज ए डिजास्टर फॉर देम। आप वो हमारे जो डिजिटल वॉरफेयर में या साइबर वॉरफेयर में हमें एज था वो रिमार्केबल। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, अल्लाह ताला की बड़ा अल्लाह ताला का करम और फजल रहा हुआ है। हम आजिज़ लोग हैं,
और ह्यूमिलिटी के साथ कह रहे हैं कि जो हमने उन चंद घंटों के साथ हिंदुस्तान के साथ जो कुछ किया है उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और ये पहला वाकया था ह्यूमन हिस्ट्री में कि डिजिटल और साइबर वॉरफेयर में एक मुल्क ने जो है उनकी जो सब कुछ ही बंद कर दिया था। वो तो गोली मारने की बात करते हैं, हमें गोली मारने की जरूरत ही नहीं है, हम वैसे ही उनकी बंद करते हैं। ख्वाजा साहब, एक ऐसा शख्स जो कि नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो जब बिल्कुल कॉर्नर होगा, जो कि उन्हें किया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत आज़ाद मीडिया सवाल उठा रहा है, गोदी मीडिया इस वक्त परेशान नजर आ रहा है कि वो सामना नहीं कर पा रहा है, कांग्रेस उन्हें कॉर्नर कर रही है, तो वो अपने दावों पर अमल करने के लिए या अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए कुछ भी एडवेंचर कर सकता है? ये जो धमकियां दे रहे हैं इस पर अमल दरामद कर सकता है, या आपके ख्याल में अब ये मुमकिन नहीं है? जो इंटरनेशनल एक नैरेटिव बनाना था वो नहीं बना सका भारत, अब कोई मुमकिन नहीं है ये? लेकिन ये मैं देयर इज स्टिल एन आउटसाइड चांस कि आउट ऑफ शेयर डेस्परेशन मोदी साहब को इस किस्म की हरकत करें, क्योंकि उसको अपने सामने अपनी एक सियासी मौत नजर आ रही है, और बल्कि वो ऑलरेडी हो चुकी है उसकी सियासत में। उसके साथ और जो दो तीन और लोग हैं उनके पल्ले कुछ नहीं रहा। लेकिन मैं स्टिल कहूँगा कि दुनिया जो है उसमें कोई भी इस वक्त जो है ना उनके किसी एडवेंचर की हमायत नहीं करेगा। ये सा जो कुछ हुआ भी है आज से 15 दिन पहले जो है उसमें भी सिवाय इजराइल के किसी ने उसकी मदद नहीं की। और ऑब्वियसली इजराइल की मदद करने की क्या वजह हो सकती है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वो मुस्लिम दुश्मनी में जो है दोनों में कॉमनैलिटी जो है मुश्तरका एक ही बात है कि वो मुसलमान दुश्मन है, इस्लाम दुश्मन है। तो ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला करम और फजल अपना रखे। हमारे बच्चों ने, हमारे फौजियों ने, एयरफोर्स ने, आर्मी ने, नेवी ने जिस तरह एक नई तारीख जो है वॉरफेयर के अंदर दुनिया में रकम की है, जिसकी कोई मिसाल, मैं फिर कहूँगा जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये एक नई तारीख रकम, दुनिया सवाल पूछ रही है सारी दुनिया में पाकिस्तानियों से कि ये तुमने क्या किया है, किस तरह जो है चंद घंटों के अंदर जो है उनकी सारी बड़कें सड़कें इंक्लूडिंग मोदी की बड़कें जो है वो सारी की सारी खामोश हो मलयामेट हो गई। दे वर स्टन्ड, दे वर इन शॉक कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। तो ख्वाजा साहब, इस सारे के सारे सिनेरियो में, क्योंकि बहुत टाइम हुआ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हवाले से आपसे भी गुफ्तगू नहीं हुई, एक बहुत बड़ी तब्दीली ये आई है कि आज इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान ने एक बात की है, मुझे बताइएगा कि कम से कम क्या आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं, कोई मामला तय हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, तो बताएं कि इमरान खान क्या गिव करें, क्या दें। जरा सुनिएगा, और ज़ाहिर मैसेज वो एस्टैब्लिशमेंट के लिए, आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, मैं आपका तबसरा चाहूँगा उस पर। जो पीछे बैठे हुए हैं हाथ हैं, जो भी हाथ हैं, चाहे ये ताडर और बून के हाथ हैं जिन्होंने ये 26वीं तरमीम बनाई, या कोई और हाथ हैं, पीछे से काम ना करें। आए, हम भी सामने बैठे हैं, हम बहनें यहाँ बैठती हैं, आप आके बताएं हमारे भाई के साथ आपको मसला है क्या, उसको जेल से निकलते हुए निकलने के लिए आप क्यों डर रहे हैं? बात करनी है, हम औरतें बैठ जाती हैं आपके साथ, लेकिन सामने आके बात करें। आप जजेस को ना धमकाएं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ना धमकाएं। असर खत्म हो गया है, हम डर नहीं रहे कोई भी। हमें धमकियां आती हैं कि आपकी गाड़ी उलट दी जाएगी, आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, इमरान खान को अंदर खत्म कर दिया जाएगा। हम नहीं डर रहे, आप हमारे से ना डरें, हमारे साथ आके बैठें। आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं, वो क्या चीज छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे, हम आपको यकीन से कहते हैं जो ईमानदारी से जो चीज़ होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे। गौहर साहब ने तो कल कह दिया था कि आज़ाद होने लगे 5 तारीख को। आप गौहर साहब से जरा अभी सवाल पूछे, ये क्यों कह रहे हैं कि रिहा होंगे, इनको कुछ पता नहीं कहा था मैंने। जी ख्वाजा साहब, बिल्कुल एक खुली बात के अब बता दें कि क्या गिव एंड टेक अगर करना चाहते हैं तो बता दें हम क्या इमरान खान दें जिसके बाद उनकी रिहाई हो सकती है। इस्टेब्लिशमेंट में कोई ना कोई नरमी, हुकूमत को जिस पर कोई हुकूमत भी राजी हो, आपसे तो वैसे बात नहीं करने को तैयार, वो है कुछ जो निकल सके रास्ता? देखिए ये जो मैंने पढ़ा था लेकिन मैंने सुना नहीं थी ये बात जो है, ये टोन जो है इसमें एक क्या कहते हैं एग्रेसिवनेस भी है, और साथ जो है वो एक जो है एक रास्ता ढूंढने की
एक फेंट सी, एक बड़ी मामूली सी कोशिश भी है कि वो एक फीलर्स फेंक रही हैं मोहतरमा कि उसका रिस्पांस क्या आता है, लेकिन उसमें जो है मेरा नहीं ख्याल कि उनकी टोन में कोई कंक्लूसिवनेस है। वैसा बात तो उन्होंने कर दी ना कि वो कुछ गिव एंड टेक के लिए तैयार है, इमरान खान साहब देने को लिए तैयार हैं। अब आपके सियासी मुखालिफ हैं वो, और क्या हाथ जोड़कर वो मिन्नतें करें तब जाके कुछ ना कुछ बात आगे बढ़ेगी? मैं देखें, लेकिन आप जो अगर उन्होंने 2 मिनट बात की है तो उसमें 1 मिनट और 40 सेकंड 50 सेकंड जो है वो उन्होंने दूसरी बातें की हैं जिस तरह वो पहले करती थी। आखिर में ये उन्होंने ज़रूर एक ऑफर की है। मैं समझता हूँ कि ये एक इसको जरूर जो है वो प्रोब किया जा सकता है कि इसके ये क्या चाहते हैं ये लोग जो हैं। मैं क्योंकि आई कैन नॉट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। मगर आप सियासत को आप समझते हैं, वहाँ दूसरी तरफ इतनी गुंजाइश अब आपको नजर आती है कि कम से कम रास्ता निकले, क्योंकि टाइम बहुत हो गया कि कोई रास्ता निकल सके? देखिए, मैं प्लीज आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, मैं एक बड़ा पार्टीजन आदमी हूँ। मैंने सियासत जो है ना वो धड़ों की सियासत की हुई सारी जिंदगी, और उसी वजह से आप भी मुझे जानते हैं। बाकी जो भी मेरी छोटी मोटी रिकग्निशन है या कोई रेपुटेशन है वो धड़े की वजह से है कि मैंने धड़ा की वजह सारी उम्र निभाया है। ये जो बात मोहतरमा कर रही हैं, ये जो एक प्रोब मैं कर रहा हूँ, ये प्रोब कर रही हैं या एक फीलर फेंक रही हैं कि क्या ये अभी तक मेरा ख्याल है उस मोड से बाहर नहीं आए। ये हालात जो है, ये जंग जो है, ये जो जिसमें अल्लाह ताला ने हमें शुरू किया है, ये एक ब्रीफ जो इनकाउंटर इंडिया के साथ हुआ है, उससे पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है ना पाकिस्तान का, उसमें ह्यूज तब्दीली आई है। जिस फौज को ये कल तक जो है जिस तरह एक ज़बान जिस तरह की लोग इस्तेमाल करते थे और आज भी इस्तेमाल करते हैं और इनकी इजाज़त और इनकी ब्लेसिंग से इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क में बैठा हो या कुछ शिकागो में, ह्यूस्टन में, लंदन में कहीं बैठा हो, सब इनकी ब्लेसिंग्स के साथ जो है ज़बान इस्तेमाल करते हैं। जब तक मैं रिपीट करूंगा, जब तक इनकी बिल्कुल एक क्लैरिटी इनके नैरेटिव में नहीं आएगी कि ये लोग ये चाहते हैं और ये इन मकासद के असूल के लिए वो नेगोशिएशन करना चाहते हैं, मेरा अपना ख्याल है कि ये एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी होगी। ये चीज़ जो है कहीं सिरे नहीं चढ़ेगी, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं। ये इसके लिए जो है ना इनको अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है, चाहे वो बाहर बैठे हुए हैं या अंदर बैठे हुए हैं, सब इनकी मर्जी से होता है। ये कहना ये बाहर के लोग हमारे कंट्रोल में नहीं है, गलत है, बिल्कुल गलत है। ये एक आप क्या कहते हैं, देयर इज अ वर्ड इन इंग्लिश कि ये बड़ा एक ये एफर्ट जो है इट शुड रिफ्लेक्ट इन देयर रैंक एंड फाइल आल्सो। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। सीनियर साथी तजज़ियाकार मुनीर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद है। मुनीर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जैसे ही इंडिया की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया, उसके बाद एक खबर आई थी और खबर ये थी कि इमरान खान साहब से जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं उन्होंने अडियाला जेल में जाके मुलाकात की और मुलाकात में उनसे बात की गई और ये सारे के सारे मामलात हुए। आपने उसी वक्त इस खबर की तरदीद की थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बाद में एक जो समाअत हुई उसमें सहाफ़ियों ने इमरान खान से सवाल किया तो इमरान खान ने कहा नहीं जी मुझसे कोई नहीं मिला, कोई ऐसी बात नहीं हुई। उन्होंने भी खुद इस बात की तरदीद कर दी। नाउ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, अलीमा खान साहिबा अब ये कह रही हैं कि भाई अगर आप चाहते हैं इमरान खान कुछ दे, गिव एंड टेक करना चाहते हैं तो बताएं, हम बहनें बात करेंगी और कुछ इमरान खान ने देना है उसके लिए हम तैयार हैं। आपको लग रहा है दूसरी तरफ इस मामले बाद इसके बाद एक बर्फ पिघल सकती है, एक माहौल बन सकता है बातचीत का और इमरान खान साहब की रिहाई का? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए शाहजेब साहब, हम जिस तरह की मुल्क में है और जिस तरह की यहाँ पर सियासत भी होती है और जिस तरह की उसमें फिर गैर सियासी इंटरवेंशंस भी होती हैं, उसमें मुमकिनात को तो हम रूल आउट नहीं कर सकते। बहुत कुछ हुआ है, आपके मुशाहिदे में भी आया इस मुल्क की तारीख के अंदर, रूल आउट तो हम किसी चीज को नहीं कर सकते। लेकिन अब जो पैटर्न हमने पिछले तकरीबन 3 साल से देखा है शाहजेब साहब, उसमें तो मुझे नहीं लगता कि जो ऑफर आज मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने दी है उसका कोई बायर मौजूद है। वो इसलिए
क्योंकि देखिए इमरान खान साहब क्या देने की पोजीशन में है, जो बार बार ये बात मैंने बड़ी इसको अपनी तरफ से एक मुकालमे के अंदर डिस्कस भी करने की कोशिश की कि जो इमरान खान साहब ऑफर कर रहे हैं वो क्या उस एस्टेब्लिशमेंट को उनसे कुछ ऐसा चाहिए कि जो इमरान खान के पास है और वो मौजूद नहीं है, और अगर वो मिल जाएगा तो फिर वारे न्यारे हो जाएंगे? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। देखिए आप मुझसे ज्यादा मईशत को जानते हैं, बेशुमार मसाइल अब भी होंगे, लेकिन जो मेजर चीजें हैं, कुछ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, वो तो बहरहाल बेहतर हुए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट स्काई रॉकेट कर रही है और बहुत से मसाइल हैं, लेकिन बहुत सी चीजें ठीक हो गई विदाउट इमरान खान साहब सपोर्ट। सियासी इस्तेहकाम नहीं था लेकिन मुल्क आगे चला, ये भी हमारा आर्ग्यूमेंट वहां नहीं बाय किया जाता। फिर ये जो बयान महसूस हुआ, इसके अंदर कहा गया जी कौमी यकजहती की बड़ी जरूरत है, बिल्कुल थी। पाकिस्तान ने एक डिसाइसिव विक्ट्री हासिल की भारत के खिलाफ। जो इस वक्त पाकिस्तान की फौज का इन जनरल और आर्मी चीफ का जो स्टैचर है वो तो आसमान से बातें कर रहा है। ये सब भी इमरान खान साहब की सपोर्ट के बगैर हो गया, बगैर एज इन के उनकी कोई मोहब्बत या खुलूस के साथ बगैर हो गया ये सब कुछ। तो क्या है इमरान खान साहब से के पास जो एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए? फ्रैंकली उनसे तो कुछ दरकार नहीं है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को। जो बातें बताई जाती हैं कि इमरान खान साहब को डील ऑफर हो जाती, वो बाहर नहीं गए मुल्क से, अगर होती ऑफर या अगर वो चाहते तो मुल्क से बाहर जाते। देखिए मैं अब आपको बड़े प्लेन वर्ड्स में बता रहा हूँ कि ना पहले था ना आज है। इमरान खान साहब को कोई ना पहले बाहर भेजना चाहता था ना अब बाहर भेजना चाहता है, क्योंकि इमरान खान साहब के हवाले से ये तासुर मौजूद है जो ताकतवर हल्के हैं उनमें कि इमरान खान साहब को आप उन पर डिपेंड नहीं कर सकते उनके ऊपर। वो आज एक बात करेंगे कल दूसरी बात करेंगे। तो जो उनकी हमशीरा आज कह रही हैं, ये कुछ दिन पहले फरमा रही थी, इमरान खान साहब के ट्वीट्स आ रहे थे कि मैं जेल में रहूंगा, इसी चक्की में रहूंगा, लेकिन मैं बात बिल्कुल बेंड नहीं करूंगा अपने प्रिंसिपल से। लेकिन आज वो फरमा रही हैं कि बात करें, हमारे साथ बैठे, जो चाहिए इमरान खान से ले लें। इमरान खान साहब से तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कुछ भी नहीं चाहिए एस्टेब्लिशमेंट को। हाँ, हुकूमत के कुछ लोग जरूर कहते हैं, शाहजेब साहब, सियासी लोग जिनको आप भी जानते हैं, आपके प्रोग्राम में भी आते हैं, उनके नजदीक कि जी अगर माहौल बेहतर हो जाए, कुछ लोग बाहर आ जाएं, जेलों से घरों में चले जाएं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस निजाम को इमरान खान साहब की वैलिडेशन की जरूरत नहीं रही। वही मेरे लिए भी बड़े अचंभे की बात है कि हमें लगता था कि ये जरूरत होगी और एट सम पॉइंट इन टाइम वो इमरान खान साहब के बगैर ये निजाम नहीं चल पाएगा। लेकिन मच टू माय सरप्राइज ये चल रहा है निजाम, एंड ऑब्वियसली विदाउट इमरान खान साहब सपोर्ट। मतलब अगर जब ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी के बाद, जाहिर है जब एक फ़ौज को कामयाबी मिली है तो उसको एक स्ट्रेंथ भी मिली है, एक पॉपुलैरिटी भी मिली है, उसके बाद कहीं ना कहीं वहाँ ये सोच है कि अगर आगे बढ़ना है तो ज़रा सियासी टेम्परेचर को नीचे लाया जाए, या इस ऑपरेशन के दौरान जो बयानात या फिर जो इनके हामी यूट्यूबर्स की तरफ से बात की गई उसे रद्द करके आगे बढ़ा जाए, या उससे मामला और ही ख़राब हुए? मेरे ख्याल में शाहजेब साहब मामलात खराब ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर भी जिन लोगों ने, चले अब वो तो बड़े आराम से कह दिया जाता है कि जी यूट्यूबर से हमारा ताल्लुक नहीं है, फलाने से हमारा ताल्लुक नहीं, वेयरएज हर किसी से ताल्लुक है और उनको बाकायदा तौर पर ये तमाम चीजें फीड की जाती हैं। इसी को तो प्रोपेगेंडा कहते हैं, इसी को तो फिर बेचा जाता है दुनिया के अंदर। जाहिर बात है इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद को दूर कर सकती है। उन्होंने फिर वो अपनी हिमायत या मोहब्बत साबित करने के लिए, जिस पे मुझे कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान से हम सबको मोहब्बत है, उन्होंने अपने स्टेटिस्टिक्स जाहिर किए थी कि हमने इतनी ट्वीट्स की, उसका इतना इम्पैक्ट था, उसकी इतनी इंगेजमेंट थी, फेयर इनफ, बट उसका कोई फायदा हुआ है? वो जिस दिन फील्ड मार्शल बने जनरल आसिम मुनीर, तो उस दिन इमरान खान साहब की हमशीरा ने बाहर आकर कहा कि इमरान खान कहते हैं भाई वो बादशाह सलामती बन जाते। अब जो बातें कल रात की उनकी ट्वीट में कही गई हैं और फिर जो ये बातें हैं, क्या आपको लगता है इससे कोई हालात बेहतर होंगे? जो लोग बाहर से आए थे शाहजेब साहब, पहली दफा तो जब वो आए उनकी मुलाकात एक बहुत आम शख्सियत से हुई, लेकिन उन्होंने कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की इमरान खान साहब से मिलने की। अगर उनमें से कोई एक दो लोग अब भी आए हैं तो उनके और बहुत से इश्यूज हैं जिनका ताल्लुक इस मुल्क के रियासती कारोबार से है, वो नेसेसरीली इमरान खान साहब के लिए या उनकी मोहब्बत में यहाँ नहीं आए हुए। दूसरी बात ये है कि ये चीज ज़हन में रखिए, जो एक बहुत एक बहसियत एक सहाफी मेरे लिए अचंभे की बात है, विच ऑब्वियसली आई कैन ओनली रिपोर्ट टू यू, कि इमरान खान साहब के बारे में तो अब कुछ लोग जो बहुत ताकतवर हैं वो अंग्रेजी का एक जुमला इस्तेमाल करते हैं जो कि अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि ही इज डन, यानी कि वो उनका काम हो गया है। अब
आई डोंट नो ये ऐसे ही रहता है या तब्दील हो जाता है, क्योंकि मेरे तो पिछले 2 साल से 2.5 साल से मैं इसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसमें रत्ती बराबर भी शाहजेब साहब तब्दीली नहीं आई। और यकीन मानिए मुझे हैरत होती है कि सियासतदानों से ज्यादा तो अब हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो स्किलफुल हो गई है कि इतने उनको ट्रक की बत्तियां दिखाई जाती हैं कि अच्छा ये कर लें तो ये हो जाएगा, ये कर लें तो ये हो जाएगा, एंड रिजल्ट उसका 0 होता है, कुछ भी नहीं मिलता तहरीक इंसाफ के दोस्तों को। बहुत शुक्रिया मुनीर फारूक साहब का तज़िया आपने हवाला दे रहे थे और बता रहे थे कि वो कहते हैं कि हिज डन। और जाहिर है पाकिस्तान में माजी में भी बहुत सारे सियासतदानों के बारे में ये बात की गई, मगर सियासी लीडर्स आगे आए, वापस वज़ीर आज़म भी बने, वापस इक़्तिदार भी उनको मिलता नज़र आया, चाहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हों, चाहे नवाज शरीफ साहब हों, और इनके बारे में भी ऐसे दावे किए गए थे। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं। गजा में गुज़िश्ता 18 माह से इसराइली बर्बरियत बिला रोक टोक जारी है और अब इसमें पहले से ज़्यादा शिद्दत सामने आ रही है। गजा इस वक्त मुकम्मल तबाही का मंजर पेश कर रहा है। इसराइल जुल्म की तमाम हदें पार कर रहा है। गजा के स्कूल, अस्पताल और पनाहगाहें सब इसराइल के निशाने पर हैं। इसराइली बमबारी से न सिर्फ इमारतें ज़मींबोस हो रही हैं, बल्कि रोज़ाना दर्जनों फ़लस्तीनी इन हमलों में जिंदा जल रहे हैं। छोटे मासूम फ़लस्तीनी बच्चे इसराइल की इस नस्लकुशी मुहिम का सबसे ज़्यादा निशाना बन रहे हैं। गजा में सिर्फ पीड़ से होने वाले इसराइली हमलों में अब तक 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इन्हीं हमलों में कल गजा सिटी में बेघर अफराद की पनाहगाह में तब्दील एक स्कूल भी तबाह हो गया है। इस हमले में 36 से ज़ायद फ़लस्तीनी इसराइली जारियत का निशाना बने, जिनमें ज़्यादातर छोटे बच्चे थे जो आग में झुलस कर शहीद हो गए। इस हमले के दिल दहला देने वाले मनाजिर सामने आए हैं। अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया है कि किस तरह सिविल डिफेंस के कारकुन स्कूल से फ़लस्तीनियों की झुलसी हुई लाशें निकाल रहे हैं। इस बच्ची से पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हारे साथ कोई और भी था, और ये बच्ची जवाब देती है कि मेरे साथ मेरी बहन थी और साथ माँ भी थी, और दोनों इस वक्त मलबे के नीचे हैं। ये गजा का वो स्कूल था जिसे अवाम के लिए पनाहगाह में बदल दिया गया था, मगर इस पर इसराइली फौज ने हमला कर दिया। ये बच्ची तो बच गई, मगर बहुत से दूसरे लोग न बच पाए, और इस हमले में मारे जाने वाले ज्यादातर बच्चे हैं। रात को अचानक इस बमबारी से इस स्कूल के क्लासरूम्स में आग लग गई, जहां जबरदस्ती अपने घरों से निकाले गए फलस्तीनी सो रहे थे। जली हुई लाशें इस वक्त निकाली जा रही हैं। मकबूजा इसराइली फौज ने इस जगह पर मुतादिद मिसाइलों से हमला किया है। यहाँ पनाह लिए हुए बहुत से लोग मारे जा चुके हैं और खवातीन और बच्चों के जिस्म के आज़ा मिल रहे हैं। इसराइल की मकबूजा फौज बिला तफरीक मर्दों, औरतों और बच्चों को टारगेट करती है। आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि कैसे मासूम लोगों पर हमला किया गया और उनके जिस्म बुरी तरह झुलसे हुए पड़े हैं। गजा में एक और जगह अपना घर छोड़कर पनाह लेने वाले फलस्तीनियों के एक और पनाह गज़ीन कैंप पर हमला किया गया है। एक खानदान के 6 अफराद मारे गए हैं, जिनमें माँ बाप और उनके 4 बच्चे शामिल हैं। 20 माह से ज़ायद जारी रहने वाली इस जंग में ये मनाजिर अब आम हो चुके हैं। वो खानदान जो अपना घर छोड़कर कहीं और पनाह लेने पर मजबूर हुए ताकि इन हमलों से बच सकें, उन्हें इन पनाह गज़ी कैंप्स में भी इसराइली बमबारी का निशाना बनना पड़ा। इसराइल गजा की पट्टी पर अपनी कार्रवाइयों में तेजी ला रहा है। हालांकि उसके अपने इत्तेहादी इस पर जोर दे रहे हैं कि इसराइल सीज फायर करे, मगर वो किसी की नहीं सुन रहा है। फलस्तीनी अवाम मुसलसल सीज फायर का मुतालबा कर रहे हैं, मगर अभी उनके मुतालबे को मानने वाला कोई नहीं है। इस हमले के दौरान पनाहगाह में मौजूद एक 5 साला फ़लस्तीनी बच्ची मौजज़ाना तौर पर बच गई थी। वो अकेली बच्ची ख़तरनाक आग के शोलों से कैसे बचती है और उसे कैसे रेस्क्यू किया जाता है। बरतानवी नशरियाती इदारे चैनल 4 ने बच्ची का इंतहाई दर्दनाक इंटरव्यू शेयर किया है, जिसमें वो मासूम बच्ची खुद बताती है कि उस पर क्या गुजर रही है। ये बच्ची आग के शोलों के दरमियान ठोकरें खाती हुई नजर आ रही है। ये 5 साला वर्द जलाल अल शेख खलील है, जिसकी पूरी दुनिया उसके सामने टुकड़े टुकड़े हो रही है। वो गजा पट्टी के इस स्कूल की छत पर थी, जिसे रात 1 बजे इसराइली फौज ने फजाई हमले का निशाना बनाया। ये स्कूल एक पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसमें मुतादिद खानदान पनाह लिए हुए थे। इसराइल का दावा है कि यहाँ पर दहशतगर्दों ने पनाह ली हुई थी। 30 लाशें निकाली जा चुकी हैं और जो बच गए उनके लिए जिंदगी किसी सजा से कम नहीं है।
इस वक्त इजरायली ड्रोन्स ऊपर घूम रहे हैं जिनकी आवाजें सुनी जा सकती हैं। और वर्द अपने प्यारों की झुलसी लाशों के दरमियान बैठी है। वो ये मनाजिर देखकर दंग रह गई है, हैरान और परेशान है, शदीद सदमे का शिकार है। ये बच्ची अपने जिस्म पर चंद जख्मों के साथ जिंदा बच गई। इस नन्ही सी बच्ची को पता है कि उसके 2 भाई और 3 बहनें मारे जा चुके हैं। मामा मगर इसकी वालदा भी मारी जा चुकी है। इस बच्ची का एक भाई और बाप बच गए मगर वो भी बुरी तरह जख्मी है। गजा में 54,000 लोग मारे जा चुके हैं। ये छोटी बच्ची अपने अंकल का हाथ पकड़े जा रही है और ये बच्ची भी अपनी माँ, बहनों और भाइयों को खो चुकी है। ये बच्ची मुतादिद दफा अपने घर वालों के साथ जान बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर चुकी है। इसने अपनी जिंदगी के 1/3 हिस्से में सिर्फ और सिर्फ जंग और तबाही देखी है और अभी इस जंग और तबाही का खतरा जारी रहेगा क्योंकि इसराइल का दावा है कि वो गजा में फौजी कार्रवाई जारी रखेगा जब तक कि उसे फतह नहीं हो जाती। और पता नहीं इसराइल के लिए फतह का मतलब क्या है। आज इसराइली फौज ने गजा में अपनी फौजी कार्रवाइयों की फुटेज जारी की है मगर उसमें स्कूल पर की गई बमबारी की फुटेज नहीं है। अब फौज बमबारी के अलावा कम ही लड़ाई करती है क्योंकि हमास इस तवील लड़ाई के बाद कमजोर हो चुका है। इन सिपाहियों को अब गजा को 3 हिस्सों में तकसीम करने के लिए भेजा गया है ताकि जो आबादी बची है, जो बच्चे जिंदा बचे हैं, उन्हें इसराइल कंट्रोल कर सके। अगर ये बच्ची अगले हमले में बच भी गई तो भी सारी जिंदगी अपने प्यारों को खोने के गम में ही रहेगी। इसी तरह हालिया इसराइली कार्रवाइयों की वजह से सिर्फ गुज़िश्ता 10 दिनों में 1,80,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी एक बार फिर बेघर हो चुके हैं। इसके अलावा इसराइल की जानिब से तकरीबन 3 माह तक गजा को मिलने वाली इमदाद पर पाबंदी के बाद अब गजा में इसराइली फोर्सेस की निगरानी में इमदाद की तकसीम का एक मुतनाज़ प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत अहम आलमी इदारों ने इस प्रोग्राम को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए मुस्तरद कर दिया था, जबकि इस प्रोग्राम से मुंसलिक एक अमरीकी हिमायत याफ्ता NGO के सरबराह ने भी इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से इस्तीफ़ा दे दिया था। लेकिन इन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इसराइल की सरपरस्ती में इस प्रोग्राम का आज से बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल और अमरीका की हिमायत याफ्ता NGO गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने गजा में इमदाद की तकसीम का आगाज़ कर दिया है। हालांकि इस NGO के सरबराह ने आज़ादी और खुद मुख्तारी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर इस्तीफ़ा दे दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इमदादी इदारों ने गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के साथ काम करने से इनकार करते हुए खबरदार किया है कि गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की सरगर्मियाँ मौजूदा इमदादी कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकती हैं और खुराक तक रसाई को गजा के चंद इलाकों तक महदूद कर सकती हैं। इससे शहरियों को तवील फासला तय करके इमदाद हासिल करनी पड़ेगी और इसके लिए उन्हें इसराइली फौजी चौकियों से गुजरना पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक तशवीश ये भी है कि गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के इमदादी तकसीम के मंसूबे दरअसल इसराइल के उस मुमकिना मकसद को आगे बढ़ा सकते हैं जिसके तहत शुमाली गजा की आबादी को कम करके इमदाद को जनूबी इलाकों तक महदूद किया जाएगा। गजा में हालिया इसराइली इक़दामात इस कदर शदीद हैं कि अब इसराइल के अहम तरीन आलमी इत्तेहादी भी इन इक़दामात पर इंतहाई सख्त मौक़िफ़ अपना रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक गजा में 18 माह से ज़ायद जारी जंग के दौरान इसराइल को आलमी रहनुमाओं और इमदादी तंजीमों की शदीद तनकीद का सामना तो करना पड़ा, लेकिन उसे अपने करीबी इत्तेहादियों की जानिब से बहुत कम ही ऐसी किसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। मगर अब सूरत हाल बदल रही है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान अमरीका, बरतानिया और फ्रांस जैसे इत्तेहादी ममालिक इसराइल पर खुलेआम दबाव डालने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा तैयार नजर आ रहे हैं। इस दबाव का सबसे वाज़ेह इजहार इतवार को अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से जंग के खात्मे की अपील थी। सदर ट्रंप ने न्यू जर्सी में एयरफोर्स 1 में सवार होने से पहले सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि हम इसराइल से बात कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस पूरी सूरत हाल को जितनी जल्दी मुमकिन हो सके ख़त्म किया जाए। ये बयान सदर ट्रंप के उस मौक़िफ़ से मुख्तलिफ है जो उन्होंने जनवरी में ओहदा संभालते वक्त इख्तियार किया था, जब उन्होंने जंग के जारी रहने का इल्ज़ाम इसराइल के बजाय हमास पर लगा दिया था। उस वक्त वो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार भी कर रहे थे। सदर ट्रंप का ये ताज़ा बयान ऐसे वक्त में सामने आया
जब जर्मनी, जो आमतौर पर इसराइल का हिमायती रहा है, उसने गजा पर इसराइल के बढ़ते हुए हमलों पर गैर मामूली तौर पर सख्त तनकीद की है। जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने पीर को एक इंटरव्यू में कहा कि इस वक्त इसराइली फौज गजा में जो कुछ कर रही है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आम शहरियों को इस कदर अजियत देने का मकसद क्या है। जर्मनी के मौक़िफ़ में इस तब्दीली से चंद दिन पहले इटली की दाएं बाजू की हुकूमत ने इसराइल से मुताल्लिक गैर मामूली तौर पर सख्त बयान दिया, जो आमतौर पर इसराइल की हिमायत करते आए हैं। इटली के वजीर खारजा एंटोनियो ताजानी ने एक इंटरव्यू में कहा कि नेतन्याहू को गजा पर हमले फौरी तौर पर बंद कर देने चाहिए। हमें फौरी जंगबंदी की जरूरत है और हमास को यरगमाल बनाए गए अफराद को छोड़ देना चाहिए और गजा से निकल जाना चाहिए। इस बयान से पहले बरतानिया, कनाडा और फ्रांस ने भी इसराइल की जानिब से गजा में हमले बढ़ाने के फैसले पर तनकीद की थी। बरतानिया ने इसके बाद इसराइल के साथ तिजारती बातचीत मुअत्तल कर दी थी और उन इसराइली अफराद पर पाबंदियां लगाई जो मकबूजा मगरबी किनारे में फलस्तीनियों को जबरदस्ती निकालने की कोशिशों में शामिल हैं। ये बरतानिया की जानिब से इसराइल के खिलाफ एक बड़ा कदम है। दूसरी तरफ फ्रांस और सऊदी अरब मिलकर जून में एक आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने जा रहे हैं, जिसमें फलस्तीनी रियासत के क़याम पर बात होगी। हालांकि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू इसकी मुखालफत करते हैं, लेकिन इन तमाम बयानात और इक़दामात के बावजूद ये ममालिक अब भी फौजी, मुआशी और इंटेलिजेंस ताउन के जरिए अमली तौर पर इसराइल की मदद कर रहे हैं। लेकिन इन ममालिक के पैगामात के लहजे में आने वाली तब्दीली और इसराइली मफादात से मुताल्लिक कुछ अमली पाबंदियाँ ये जाहिर करती हैं कि इसराइल के सबसे करीबी साथी अब नेतन्याहू से मायूस होने लगे हैं। उनका सब्र ख़त्म होता जा रहा है। ताहम फिलहाल इसराइल पर इसका कोई ख़ास असर नज़र नहीं आ रहा। यूरोपीय धमकियों के जवाब में इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अगर इसराइल के खिलाफ मज़ीद इक़दाम किए गए तो उनका मुल्क अपनी तरफ से एकतरफ़ा इक़दाम करेगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।